इजराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। आजकल भी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में रॉकेटबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है या बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित होने को मजबूर हैं। लेकिन आज की जो कंडीशन ये आई है, ताज़ा जो विवाद है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आखिर ऐसा क्या मामला है इन दोनों देशों के बीच कि अक्सर बीच बीच में इनमें झगड़े होते रहते हैं। वो कभी कभी युद्ध का रूप भी ले लेते हैं। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। ये मैप है यूरोप का और कुछ एरिया इसमें एशिया का है। ये जो एरिया है मिडिल ईस्ट जिसे बोलते हैं, एशिया का। और यहाँ पर है ये है अफ्रीका एरिया है। तो यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन अगर आप ढूंढेंगे तो इस एरिया में आपको मिल जाएगा। यह है इजराइल और फिलिस्तीन, जिसका कि बॉर्डर लगता है सीरिया से, जॉर्डन से, यहाँ पर इराक है थोड़ी दूर में, और मिस्र का ये एरिया है सिनाई एरिया। ठीक है, ये एरिया आपने देख लिया। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैप में इजराइल और फिलिस्तीन है कहाँ पर। अभी बात करते हैं इनके इतिहास के बारे में। आखिर इनके बीच में ये झगड़ा आया कहाँ से, ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ। तो ये इतिहास जब आपको मालूम चल जाएगा और उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या रीज़न है और फिलहाल ताज़ा क्या मामला है कि जिसकी वजह से इनमें दोबारा से ये जंग शुरू हो गई है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो झगड़ा है या इन दोनों के बीच में जो शांति स्थापित करना और मतभेद खत्म करने के लिए बहुत बार समझौते भी हो चुके हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है। एक तरफ से देखा जाए तो इनके बीच में जो ये जंग है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इजराइल और फिलिस्तीन, इसके बीच में जो ये मामला है, जो मतभेद है, इसकी शुरुआत हुई थी ऑटोमन साम्राज्य से। ऑटोमन साम्राज्य जो था, जब ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो रहा था तो खत्म होने के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य खत्म हुआ तो पूरे के पूरे यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। अपने अपने देश के लिए लोगों के अंदर प्यार या देश भावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। बहुत सारे देश जो कि अलग अलग टुकड़ों में बटे थे, जैसे कि जर्मनी था उस समय, या जो भी बहुत सारे देश थे जो कि अलग अलग टुकड़ों में बटे थे, वो सभी देश एक हो रहे थे। ठीक है ना, राष्ट्रवाद के नाम पर इटली हुआ, जर्मनी हुआ, ये देश जो कि राज्यों में अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे, वो एक हो रहे थे। और जब ये पूरा इफेक्ट यहूदी लोगों पर पड़ा तो यहूदी लोगों का जो कि सबसे पवित्र स्थान है वो है यरूशलेम। यहाँ से आप यरूशलेम को याद रखिए। तो यहूदी लोगों के अंदर भी एक भावना जागी राष्ट्रवाद की कि हम लोगों को भी इकट्ठा होकर के यरूशलेम में रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक, यानी कि उस समय की बात करें तब तक यहूदियों के लिए स्पेशल कोई भी ऐसा देश नहीं था। जैसे अरब देश था मुस्लिमों के लिए, या फिर और भी बहुत सारे देश थे, लेकिन यहूदी जो कि हर देश में कुछ ना कुछ बसे हुए थे, बट उनका एक ही चीज़ उन्हें जोड़े हुए थी, वो थी उनका एक पवित्र स्थान था यरूशलेम। तो धीरे धीरे यहीं से क्या होता है कि जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। यानी कि जो 19वीं शताब्दी के बाद शुरुआत से ही क्या होता है कि यहूदियों की जो पवित्र भूमि यरूशलेम थी, उस एरिया को पहले बोलते थे क्या, उस एरिया को पहले बोलते थे फिलिस्तीन। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो एरिया है ये तो एक मस्जिद का है, लेकिन ये जो पूरा एरिया है ये उसी जगह का एरिया है, यानी कि यरूशलेम का ही एक पार्ट है, जो कि मैंने आपको फोटो में दिखाया है। तो यहाँ पे धीरे धीरे लोगों के अंदर जब राष्ट्रवाद बढ़ा, और चूंकि उस समय पर जो यहूदियों की जो पवित्र भूमि थी यरूशलेम, वो थी फिलिस्तीनियों के अंडर में, यानी कि फिलिस्तीन नाम से वो जानी जाती थी। पूरा का पूरा देश फिलिस्तीन था, और जो यहूदी थे वो पूरे के पूरे यूरोप में बिखरे हुए थे। और उसके अलावा यूरोप में इनका शोषण बहुत ज़्यादा होता था। तो जब जियोनिस्ट आंदोलन धीरे धीरे शुरू हुआ तो बहुत ही कम स्तर पर जो यहूदी हैं वो फिलिस्तीन की ओर जाने लगे, यानी कि यरूशलेम में जाकर के बसने लगे। इसके बाद का समय आ जाता है पहले विश्व युद्ध का, और 1917 में होता है बेलफोर डिक्लेरेशन। बेलफोर डिक्लेरेशन क्या था, जिसकी वजह से बाद में बहुत से लोग मानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के जो बीच में जो मतभेद हैं वो बेलफोर डिक्लेरेशन की वजह से ही आए थे। ये हैं बेलफोर, जिनका पूरा नाम है सर आर्थर बेलफोर। तो 1917 का जो पहला विश्व युद्ध था, उस समय जो ऑटोमन साम्राज्य था वो हारने ही वाला था, हारने की कगार पर था। उसी समय ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं ये सर आर्थर बेलफोर, इन्होंने एक डिक्लेरेशन जारी कर दिया। इन्होंने क्या इंडिकेट किया कि जो ब्रिटेन है वो यहूदियों को उनकी जो पवित्र भूमि है
जो फिलिस्तीन है वो उनको दे देगा और वहाँ पर उनको रहने की यानी कि पुनर्वास करने की व्यवस्था कराएगा। और वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ में एक एग्रीमेंट पर साइन किया। और उस एग्रीमेंट में क्या था, इन्होंने जो उस समय इन लोगों ने, जैसे ब्रिटेन के अंडर उस समय बहुत सारे देश थे, फ्रांस के अंडर बहुत सारे देश थे, रसिया के पास भी कुछ देश थे, इन्होंने आपस में उस एग्रीमेंट से उन देशों को आपस में बांट लिया और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो फिलिस्तीन है उसे ब्रिटेन ने अपने अंडर में रखा। ठीक है, लेकिन ये बात उन्होंने जो यहूदी हैं उन लोगों को नहीं बताई। उन्होंने यहूदियों से ये एक तरीके से इशारा दे रखा था कि हम आपको जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको ये जो यहूदियों को जो उनका पवित्र भूमि है यरूशलेम या फिलिस्तीन में रहने की जगह दे देंगे। लेकिन जैसे ही पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और ओटोमन साम्राज्य हार गया तो फिलिस्तीन में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने अपने शासन की शुरुआत कर दी, क्योंकि उनके एग्रीमेंट के हिसाब से फिलिस्तीन उनके पास पहुंच गया। और एक तरफ जो बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ था, यहूदियों ने सोचा कि हाँ चलो फिलिस्तीन में हमें जगह मिल जाएगी, हम वहीं पर रहेंगे सभी लोग इकट्ठे होकर के। ऑलरेडी वहाँ पर कुछ यहूदी रहते भी थे। तो जब यहूदियों की तादाद वहाँ पर बहुत स्पीड से बढ़ गई और जो फिलिस्तीन में जो यहूदी बाहर से आ रहे थे उन लोगों ने आकर के वहाँ पर ज़मीन भी खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब यहूदी बहुत सारे आ गए वहाँ पर तो उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची कीमतों में जो फिलिस्तीनी जो अरबियन थे, फिलिस्तीन के जो मुस्लिम लोग रहते थे, उन लोगों से वहाँ की ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है कि वहाँ के जो कानूनन जो मालिक हो गए वो अब कौन हो गए, यहूदी हो गए। इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा ताज़ा मामला जो है संघर्ष का, उसमें ये वाला मुद्दा जरूर सामने आएगा कि वहाँ की जो ज़मीन है वो फिलिस्तीनियों ने आकर के उस समय खरीद ली थी और यहूदी जो हैं वो फिलिस्तीन में बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे यहूदियों ने फिलिस्तीन में यानी कि जो यरूशलेम एरिया, उस एरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब धीरे धीरे एक तरफ पॉपुलेशन का संतुलन बिगड़ने लगा तो जो फिलिस्तीनी है उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया और सन 1936 में फिलिस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। एक तरीके से झगड़े शुरू हो गए थे। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार जो कि वहाँ पर उस समय शासन कर रही थी, उन्होंने यहूदी लोगों की मदद ली। किसके लिए? जो फिलिस्तीनी विद्रोही थे उनको दबाने के लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो यहूदी माइग्रेशन है उसको भी उन्होंने बंद करवाया। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने डबल चाल चली। एक तरफ तो यहूदियों की मदद लेते रहे, किसके लिए? फिलिस्तीन वालों को दबाने के लिए, और दूसरी तरफ जो यहूदी आते जा रहे थे उनको भी आने पर पाबंदी लगाते रहे। तो यहूदी लोग धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा होने लगे और उन पर छुप छुप करके गुरिल्ला वार भी करने लगे। और इसके बाद शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है दोस्तों, जब धीरे धीरे करके यूरोप में, खास करके जर्मनी एरिया में जब हिटलर का शासन था तो हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों का नरसंहार किया। एक बार की जो बताते हैं कि करीब 42 लाख यहूदियों को एक गैस चैम्बर में डाल करके मार दिया गया था, क्योंकि हिटलर ये सोचता था कि जर्मनी के रहने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहें, बेस्ट रहें। लेकिन यहूदी जो कि उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे, ब्रेन से भी और सभी तरीके से, तो उसने यहूदियों को समाप्त करने का सोचा। तो ये यूरोप में जब यहूदियों को ये महसूस हुआ कि फिलिस्तीन यानी कि यरूशलेम के आसपास के अलावा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर यहूदी सुरक्षित रह सकें, तो उन लोगों ने धीरे धीरे पूरी तरह से शिफ्ट होना शुरू कर दिया इजराइल, जहाँ पर आज है, यानी कि फिलिस्तीन में। और जब ब्रिटिश से भी ये मामला संभल नहीं पा रहा था फिलिस्तीनियों और यहूदियों वाला, तो ब्रिटिश ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र बना, यूनाइटेड नेशंस जब बना, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मामला छोड़ दिया। और तब तक क्या हुआ, उधर इजराइल में यहूदी और जो अरब हैं इनके लोगों के बीच में आपस में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे पॉपुलेशन दोनों की लगभग कुछ जगह पर बराबर भी हो रही थी, तो आपस में उनमें झगड़े होने लगे। जब ब्रिटेन ने ये मामला हल नहीं कर पाया तो उन्होंने इसे यूएन को दे दिया और इसी मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई। और नतीजा क्या निकला कि जहाँ पर यहूदी ज़्यादा हैं वहाँ पर, यहूदियों की संख्या जहाँ पर ज़्यादा है उस जगह को इजराइल दे दो, और उसके अलावा जहाँ पर अरब ज़्यादा हैं उन्हें फिलिस्तीन दे दो। और तीसरी जो एरिया बची थी वो थी यरूशलेम। कौन सी एरिया थी तीसरी? यरूशलेम जो एरिया थी, जैसे कि यहाँ पर शुरुआत में दिखाया जा रहा है, ये वाला पार्ट देखिए आप, ये 1947 की बात है, जहाँ पे ये सफ़ेद सफ़ेद पॉइंट्स हैं, इस जगह पर यहूदी उस समय ज़्यादा रहते थे, बाकी सब जगह पर कौन था? फिलिस्तीनी, अरब थे। तो बोला था कि ये एरिया दे दो, इजराइल बना दो, और बाकी जो हरा हरा जो ग्रीन एरिया है वो सब फिलिस्तीन रहेगा।
और बाकी रही बात यरूशलेम की, क्योंकि यरूशलेम में क्या है कि तीनों धर्मों की पवित्र जगह है, तो उसको डिवाइड करना मुश्किल था, तो उसको संयुक्त राष्ट्र ने अपने फैसले में यानी कि अपना कंट्रोल उसके ऊपर रखा कि यहाँ पर हम कंट्रोल रखेंगे, बाकी आप लोग ऐसे रहिए। लेकिन होता क्या है कि यूएन का जैसे ही फैसला होता है, इजराइल नया नया बनता है, जो कि पहले वाले चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बनने के बाद तुरंत बाद ही क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, इसके जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये इजराइल है, तो इसके जो पड़ोसी देश है कौन सा, इजिप्ट, यानी कि ये रहा मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इराक, ये जो 4 देश है पड़ोसी देश हैं, इन्होंने क्या किया कि नया नया जो इजराइल बना था उसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक हुआ तो इजराइल जो कि उस समय जानता था कि अगर इस अटैक में हार गए तो इजराइल यानी कि यहूदियों का अस्तित्व नहीं बचेगा, तो उसने अपनी जी जान लगा के लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में उसने 4 देशों को हरा दिया। और इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया, यानी कि फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है वो तो जॉर्डन के पास आ गया नियंत्रण, और वहीं पे जो गाजा पट्टी है उस पर इजिप्ट ने अपना अधिकार कर लिया, और थोड़ी बहुत जगह फिलिस्तीन की बची थी उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो फिलिस्तीन है उसका अस्तित्व था वो ना के बराबर हो गया, और इस युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीन के 50% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था कम से कम। और इस युद्ध की वजह से लगभग उस समय 7 लाख जो अरबियंस थे जो फिलिस्तीन के, उन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की जो लड़ाई हुई थी 1948-49 में, उस समय के बाद ये जो कंडीशन है ऑप्शन ये जो मैप नंबर 2 में, तो ये कंडीशन आ गई थी। जैसे कि यहाँ पर ये वाइट ओनली इजराइल था, ये पूरा एरिया अब इजराइल हो गया था, बाकी ये जो गाजा पट्टी है और ये यहाँ जो वेस्ट बैंक एरिया कुछ था ये बचा हुआ था। इसमें भी जैसे गाजा पट्टी पर मिस्र और ये जो वेस्ट बैंक एरिया यहाँ पर जॉर्डन ने अपना अधिकार कर रखा था। उसके बाद बात आती है 1967 की, जैसे कि यहाँ थर्ड वाले इसमें देखिए 1967 की बात आती है। तो अरब इजराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में फिर से इजराइल पर हमला करने की योजना बनाई। जब ये वाला हमले में ये 4 देश हार गए थे तो 1967 में इन्होंने फिर से इजराइल पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले इजराइल ने इन तीनों देशों पर हमला बोल दिया और हमले में उसने इन तीनों देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और इसी युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, ये गोलन हाइट एरिया था वो कब्जा कर लिया इजराइल ने सीरिया से। इजिप्ट से ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये यहाँ पे एरिया गाजा स्ट्रिप यानी कि गाजा पट्टी जिसे बोलते हैं, और इसके अलावा इजिप्ट का जो सिनाई एरिया है जो फिलहाल इजिप्ट के पास है, वो जो सिनाई पेनिनसुला है वो भी ले लिया, और जॉर्डन से वेस्ट बैंक भी छीन लिया। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए थे उसके बाद उसने इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है, जो सिनाई प्रांत है, वो वापस कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, अभी जो बाकी देश थे जिनके पास जो भी कुछ था वो सब तो चला ही गया, और इजराइल का पूरा फिलिस्तीन पर एक तरीके से कब्जा हो गया। और इसी दिन को इसी युद्ध को बोला जाता है 6 डे वार। कौन सा बोला जाता है? 6 डे वार के नाम से इसे हम जानते हैं। उसके बाद होता है ओस्लो एक और समझौता, जो कि 1993 में होता है। 1993 में जब इजराइल का फिलिस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था उस समय, उसके बाद जो फिलिस्तीन लोग थे वो वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजरायली जो, जैसे ये एरिया है देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये है गाजा स्ट्रिप, ये है वेस्ट बैंक। तो फिलिस्तीन थे वो यहीं पर सिमट के रह गए थे और ये गाजा स्ट्रिप में रह गए थे। बाकी ये गोलन हाइट्स थी ये भी ले ली थी इन्होंने, छीन ली थी। ये पूरा का पूरा एरिया हो गया था इजराइल। ये जो सिनाई एरिया है, मिस्र का एरिया था, इसको भी कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में इसको वापस कर दिया था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये गाजा स्ट्रिप है, ये जो एरिया है वेस्ट बैंक है। इस गोलन हाइट्स को ले लिया था इसने सीरिया से, और यहाँ पर ये है सिनाई, इसको भी वापस बाद में कर दिया था। तो जब ये जो गाजा स्ट्रिप एरिया वेस्ट बैंक जो एरिया है, यहाँ पर धीरे धीरे जब इजराइल ने अपना दमन करना शुरू किया या उसकी जो भी नीतियाँ रही होंगी, जब इससे बहुत ज़्यादा नुकसान या प्रॉब्लम्स होने लगी, तो उस समय फिलिस्तीन के जो यासिर अराफात हैं उन्होंने एक संगठन की शुरुआत की जिसे बोलते हैं फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसी संगठन ने कई छुटमुट बमबारी करी और विदेशों में जो भी इजरायली एम्बेसी थे इन पर हमला किया। इजरायल के बहुत सारे विमान भी हाईजैक किए और देश में क्या है धीरे धीरे से हिंसा फिर से बढ़ने लगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास शुरू हुए, और वो हुआ था 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता। कब हुआ था ये? 1993 में।
इसमें एक निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा, जो कि फिलिस्तीन जो है अभी तक इजराइल को एक देश नहीं मानता था। तो इसमें क्या बात हुई कि फिलिस्तीन है वो इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने पीएलओ जो कि वहाँ की एकमात्र पार्टी थी फिलिस्तीन की, तो पीएलओ को फिलिस्तीन लोगों का प्रतिनिधि मान लेगा। और इस समझौते में एक निर्णय और लिया गया कि फिलिस्तीन सरकार है वो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से चलाएगी। और इस समझौते के लिए इजराइल के यिट्ज़हाक राबिन और फिलिस्तीन के यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो इस समझौते के बाद से क्या हो गया कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक इस पर फिलिस्तीन अपने अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाएगी। तो इनमें जिन लोगों ने जो प्रयास किए थे उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और ये समझौता था वो 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए कैंप डेविड 2, ठीक है, उसको एक जगह निश्चित की गई थी। तब सन 2000 में इजराइल और फिलिस्तीन फिर एक मंच पर आए थे, लेकिन इस समझौते से यानी दूसरा वाला जो समझौता था इससे कोई खास सहमति नहीं बन पाई थी और इसके चलते ये शांति समझौता टूट गया। और तब से लेकर आज तक इन दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है। इन दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेद की शुरुआत फिर से हो जाती है, यानी कि जब ये कैंप डेविड समझौता होता है उसके फौरन बाद क्या होता है कि इजरायली जो राष्ट्रपति होते हैं उस समय एहूद बराक, वो फिलिस्तीन सीमा में अपने 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि फिलिस्तीन के लोगों का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है और उसके बाद हिंसक झड़प यानी कि दंगे फिर से शुरू हो जाते हैं। और इस बार के दंगे बहुत ज़्यादा थे। उस समय 1000 यहूदियों की जान गई और 3200 फिलिस्तीनियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये जो घटनाक्रम है वो सन 2000 से लेकर के 2005 तक चलता रहा। लेकिन 2005 में क्या है, इजराइल ने अपनी पॉलिसी में थोड़े बहुत बदलाव किए और उसने गाजा से अपने सैनिकों को हटा लिया। 8000 सैनिक थे जो उसने उसको हटा लिया। उसके बाद सामने आता है एक नया संगठन, वो था हमास। यहाँ पर ये जो फ्लैग दिया है ये हमास का ही एक फ्लैग है। हमास जो कि फिलिस्तीन का एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन जिसे फिलहाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में से आतंकवादी संगठन की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसका जो उद्भव है वो हुआ था गाजा पट्टी में, जो कि गाजा स्ट्रिप एरिया है वहाँ पर। और वहीं जहाँ पर पहले आप जानते हैं कि जो पीएलओ वहाँ की एकमात्र जो पार्टी थी फिलिस्तीन की, तो पीएलओ से जो एक पार्टी जुड़ी थी फतह, तो फतह वो जो पार्टी थी जो कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते थे, वो हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है। लेकिन 2007 में हमास गाजा पट्टी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेता है और फतह को वहाँ से निकलना पड़ता है। और हमास के उत्पन्न यानी कि उत्थान होने से जो फिलिस्तीन की राजनीति है उसमें दोहरीकरण आ जाता है, यानी कि 2 तरीके का तरीका आ जाता है। एक तरफ तो वो वेस्ट बैंक में अपने तरीके से जो लोकतांत्रिक तरीके से शासन चला रहे हैं, दूसरी तरफ गाजा पट्टी में ये लोग एक दूसरा टाइप का संगठन है, क्योंकि पहले ओनली एक ही पार्टी थी पीएलओ, लेकिन फिलिस्तीन के इन दोनों पार्टियों की विचारधारा थी वो एक दूसरे से पूरी अलग थी और इसी वजह से मतभेद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमास क्या करता है, जो गाइजिंग पट्टी में हमास क्या है, एक राइट विंग विचारधारात्मक पार्टी है, यानी कि उसके अंदर उसके अंदर राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा है और उग्र राष्ट्रवाद के नशे में हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर खतरनाक रॉकेट से हमले करता है और इसी हमले से अब तक इजराइल के बहुत सारे नागरिकों की जान भी चली गई है। तो धीरे धीरे इजराइल ने भी उनका रिप्लाई देना शुरू किया हमास वालों का गाजा की तरफ और उन्होंने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। इजराइल का कहना है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि आखिर ये जो हमास है जो कि गाजा पट्टी में रहता है, यहाँ पर ये जो एरिया है, तो उसके पास ये रॉकेट वगैरह कहाँ से आते हैं, इनके पास खुद की आर्मी नहीं है, खुद भी नहीं है। तो इजराइल का क्या आरोप है, जो ईरान है वो इस रास्ते से गल्फ के और एडन और रेड सी के रास्ते से मिस्र होते हुए हमास को रॉकेट वगैरह सप्लाई करता है। इस वजह से वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ दंगे में लगे हुए हैं। उनका ये कहना है इजराइल वालों का, वहाँ की जो बेरोजगारी दर है वो 40% से ऊपर पहुँच चुकी है, बिजली पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो बाद में क्या हुआ कि अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए पीस प्लान भी बनाया था, लेकिन उसका भी कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। और प्रेजेंट में वर्तमान में जो आप सिनेरियो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है उधर, तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा कि उसका रीज़न क्या है। उसके अलावा ये और बनाऊंगा कि ये जो आप 3 चित्र देख रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आखिर यरूशलेम की ये जो 3 इमारतें हैं
इनका किन से रिलेशन है और यरूशलेम में ऐसा क्या है कि उसका विवाद अभी तक कभी भी सुलझ नहीं पाया है। फिलिस्तीनी भी वो चाहते हैं और यहूदी भी उसको चाहते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है उन जानकारी में अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में जो और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फिलहाल जो समस्या चल रही है, वो समस्या कैसे आई उसके बारे में वीडियो आपको अगले वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें मैंने जो भी इतिहास बताया है वो आपकी समझ में आ गया होगा पक्का। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।